शुरुआत करेंगे बरेली की बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं और सर्किट हाउस में ये आगमन की तैयारियां चल रही हैं। तो एसएसपी डीएम ने सर्किट हाउस का निरीक्षण किया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे की शादी है और शादी समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शहर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों की हलचल दिन भर बनी रही। आगामी शादी समारोह में ही मुख्यमंत्री के शामिल होने की भी सूचना पर सुरक्षा प्रबंधन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क मोड में आ गया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति होने की संभावना है और इसी को ध्यान में रखते हुए एसएसपी और जिला अधिकारी डीएम ने ही सर्किट हाउस पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया है। वे कई स्थानों पर ही तैयारियों की स्थिति का भी जायजा लेते दिखाई दिए। तो सर्किट हाउस में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। आपको बताते चले, एसएसपी डीएम ने सर्किट हाउस का निरीक्षण किया, जहां महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह और समारोह 2025 का मुख्य महोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ। और कार्यक्रम की विशेषता ये रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ समारोह में ही मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा परिषद के ही अंतर्गत संचालित कई विद्यालयों और महाविद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और नवाचार क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ही सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद से ही कई छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्साहवर्धन भी उनका किया है। शिक्षकों और कर्मचारियों को भी उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। समारोह में परिषद की ओर से भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की झलक साफ दिखाई दी है। प्रतिस्पर्धा जीवन में जीतता वह है जो हिम्मत नहीं हारता है, धैर्य बनाए रखता है। हमारे जीवन में हार कब होती है? जब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। दूसरों को कोसने की जो प्रवृत्ति है, अगर हमारे मन में भाव आ जाए कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं अंधकार रहेगा ही नहीं। हर व्यक्ति मिलकर के एक साथ आगे बढ़ने लग जाए तो कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा। जीवन में प्रतिस्पर्धा का महत्व क्या? सामूहिकता का, टीम वर्क का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने में कितना आनंद की अनुभूति होती है। ये केवल एक गेम में नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन में वह उपयोगी होता है और हमें उसका हिस्सा अपने आप को बनाना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, शॉर्टकट का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता, कभी नहीं। हमारी एकात्मिक संस्थाओं को हमेशा इस बात के लिए तैयार होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। हमें उसके प्रति हमारे युवाओं को भी, अकादमिक संस्थाओं को भी उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। जो चैलेंज हम सबके सामने है, एक तरफ दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हम में से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें उस मानसिकता से भी उभरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी। नहीं, तकनीक आएगी, रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हम अपने आप को तैयार तो करें उसके लिए। आज जो दो चुनौतियां हमारे सामने, युवाओं के सामने हैं,
एक नशा, यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को भी बचा पाएंगे, देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे और अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। तेजी के साथ नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपनी चपेटे में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। युवाओं को उसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है। उसको हम अवसर न दें। दूसरा, स्मार्टफोन पर जो आपका अत्यधिक समय खर्च हो रहा है, इसको कम करिए। एकाएक कठिन होगा, धीरे धीरे करके कम करिए, धीरे धीरे करके कम करिए और प्रयास होना चाहिए। आवश्यक हो तभी आधा घंटा, 1 घंटे तक ही आप उसका इस्तेमाल करें। समय तय करिए कि मुझे बात करनी है तभी बात करूंगा जब आवश्यक हो, अनावश्यक नहीं। यह आपकी आईसाइट को भी प्रभावित करेगा, आपके मस्तिष्क को भी कुंद कर देगा, आपकी बुद्धि को भी, आपके विवेक को भी, आपकी शारीरिक क्षमता को भी ये पूरी तरह कमजोर कर देगा। उससे जितना बच सकते हैं हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र और 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा ये सत्र। सरकार पेश कर सकती है बजट। आपको बता दें कि वित्तीय विधेयकों पर होगी चर्चा और सदन में सरकार रखेगी योजनाएं और अनुपूरक बजट पर चर्चा भी संभव है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सदन में सरकार रखेगी योजनाएं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सरकार पेश कर सकती है योजनाएं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र और इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार पेश कर सकती है बजट। वित्तीय विधेयकों पर चर्चा भी संभव है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र तो आपको बता दें कि सरकार पेश कर सकती है बजट। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र और सरकार पेश कर सकती है बजट। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बदायूं पहुंचे हैं और इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई है। लंबित मामलों को ही निपटाने का भी निर्देश दिया गया है। 2047 तक कांग्रेस सपा सत्ता में आने वाले नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को बदायूं जिले के दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने बीजेपी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक के दौरान ही उन्होंने जिले में चल रही कई विकास योजनाओं की समीक्षा की, उनकी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की और डिप्टी सीएम ने ही लंबित मामलों पर नाराजगी भी जताते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है
कि विकास कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बदायूं से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बदायूं पहुंचे और विकास योजनाओं की समीक्षा ली और लंबित मामलों पर नाराजगी भी जताई है। इसके साथ ही कहा, कांग्रेस सपा सत्ता में आने वाली नहीं है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, विकास योजनाओं की समीक्षा है और लंबित मामलों पर उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी भी जताई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बदायूं पहुंचे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अरुण सक्सेना बुलंदशहर के कई मोहल्ले में ही जाकर एसआईआर का वास्तविक स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने देवीपुरा भवन और इसके साथ ही आसपास के इलाकों में डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से बातचीत की है और एसआईआर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है। मंत्री ने कहा है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाना है ताकि फर्जी या गलत वोट हटाए जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वोट कटवाने का आरोप बिल्कुल गलत है, केवल गलत या फर्जी वोटर्स के नाम ही हटवाए जा रहे हैं। काम लगभग 95-96, थोड़ा बहुत तो 2-3% काम रहा। हमारा सारा काम लगभग 100% भी 3-4 बीएलओ का हो चुका है और 4-5 जो बीएलओ हैं उनका जो है काम अभी किसी का 95 है, 96 बस हो लिया, थोड़ा बहुत ही रह रहा है काम, सब काम हो गया। कितना बीएलओ आपके अंदर में? मेरे अंडर में 10 बीएलओ है सर। तो अभी मंत्री जी भी आए थे? हाँ, मंत्री जी आए थे सर, वो आए यहाँ देखा, उन्होंने चेक करा, सब सबसे बिल्डर से बात करी, हमसे भी बात करी और कह रहे हैं कि जल्दी से इसे काम को निष्पक्षता से ठीक काम करके इसे जो काम को खत्म करो, ये वो कहते रहे हैं। कोई परेशानी भी आ रही है? परेशानी तो यही है सर, बीएलओ जा रही हैं बार बार एक एक आदमी के 10-10 तो चक्कर लगा रही हैं, मिल नहीं रही। फार्म देने में बहुत कठिनाई आई है, फार्म नहीं दिए लोग वोटरों ने और फिर इधर उधर पहुंचा दिए फार्म और इसकी वजह से थोड़ी परेशानी आई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फार्म भर के वो अपने बीएलओ को दें या हमारे कार्यकर्ता उनसे फार्म लेके बीएलओ को दें ताकि वो सभी वोटर बने। और हमारा पूरा इरादा यही है कि हम जितने फार्म बांटे गए हैं उनमें से ज्यादा फार्म भरवा के लौटें। सिर्फ उन लोगों का फार्म नहीं लौट पाएगा जिनकी डेथ हो गई या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या उन्होंने अपना वोट कहीं दूसरी जगह बनवा लिया। उसके अलावा हमारी कोशिश ये होगी जो भी हमारे सही वोटर हैं वो सब वोटर बनने चाहिए। हर आदमी जो सही है और वोट देने का हकदार है उसको वोट देना चाहिए और हमको फार्म भर के देना चाहिए। क्या कार्यक्रम घर घर जाकर लोगों को आज घर घर जाके ज्यादातर लोगों ने बताया कि उन्हें फार्म दे दिए गए, उन्होंने फार्म भर के दे दिए। कुछ ने जिन्होंने फार्म नहीं भर के दिए उनको हमारे यहाँ के जो सभासद लोग हैं उन्होंने उनसे फार्म लिए और वो बीएलओ को देंगे। और हमारे साथ में यहाँ सभी सभासद, चेयरमैन, विधायक जी, संयोजक जी, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता सब मौजूद हैं जिन्होंने कई लोगों से फार्म लिया और फार्म पाए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अरुण सक्सेना बुलंदशहर के कई मोहल्लों में जाकर एसआईआर का वास्तविक स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान ही उन्होंने देवीपुरा भवन और आसपास के इलाकों में डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से बातचीत की है और एसआईआर से जुड़ी भ्रांतियों को ही दूर करने का प्रयास भी किया गया है। मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाना है ताकि फर्जी या गलत वोट हटाए जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वोट कटवाने का आरोप बिल्कुल गलत है, केवल गलत या फर्जी वोटर्स के नाम ही हटाए जा रहे हैं। तो वहीं महोबा जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि कबरई ब्लॉक के ही गोहारी खोड़ा गांव के ही सैकड़ों मतदाता चाहकर भी अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से मतदान करते आए हैं लेकिन इस बार सूची में उनका नाम नहीं दिख रहा है। गांव के लोगों ने बताया है कि 11 फरवरी 1995 को महोबा जिला बनने के बाद से हर चुनाव में वे अपने मताधिकार का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन अब एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके नाम अचानक से ही गायब हो गए।
तो महोबा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एसआईआर में मतदाताओं का नाम गायब बताया जा रहा है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय श्रावस्ती में वार्षिक उत्सव बड़े ही उत्साह, उमंग और भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। पूरे विद्यालय परिसर में बच्चों की प्रतिभा और रचनात्मकता को देखने के लिए यहां पर लोग उपस्थित रहे। रंगारंग प्रस्तुतियां, इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कई प्रतियोगिताओं ने उत्सव में ही चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अश्वनी कुमार पांडे रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया है और उनकी सराहना भी की है। जिलाधिकारी ने विजेता और अन्य प्रतिभागी छात्रों को पुरस्कार और पारितोषिक वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया है। बाराबंकी जिले में पुलिसिंग को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस चौकी पोखरा में नए निर्माण कार्यों का भी उद्घाटन किया है। एसपी ने पुलिस चौकी पोखरा के नए कार्यालय और बैरक का लोकार्पण किया और जिससे पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण और इसके साथ ही सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। इसके साथ ही उन्होंने थाना हैदरगढ़ परिसर में तैयार किए गए बैडमिंटन कोर्ट का भी उद्घाटन किया है, जो कि पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। करके या ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी जी को कि 2003 की लिस्ट में हम सब लोग गांव लोगों का सबका नाम खारिज है, मतलब है ही नहीं है। बीएलओ ने भी खोजा है और हमारे गांव के सभी जो शिक्षित लोग हैं उन सब लोगों ने अपने मोबाइल से, लैपटॉप से सबने खोजा है, लेकिन कहीं किसी का नाम नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर के ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी जी। अगर 2003 में आप लोगों का नाम नहीं मिल रहा तो क्या और पहले आप लोग वोटर हैं? हाँ, 1995 तक के हमारे पास वोटर हैं और वो भी हमने प्रति दी है डीएम साहब को, हाँ, ताकि उनको सनत रहे कि मतलब ये चीजें पहले से भी हैं। अभी आप लोगों ने लोकसभा विधानसभा में वोट किया है? सब में करते रहे हैं। 1995 के बाद जितने भी विधानसभा का हो या ग्राम पंचायत का हो या लोकसभा का हो, सब में हमने भागीदारी की है। सब में हर तरह के बूथ पे जाके हमने कम से कम 95% तक वोटिंग की गई है हमारे द्वारा। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी न्यूज चैनल। आपको बता दें कि जो बाराबंकी जिले के पुलिस अधीक्षक है अर्पित विजयवर्गीय ने आज जो है हैदरगढ़ कोतवाली इलाके के पोखरा आदर्श चौकी का जो है भव्य रूप से जो है फीता काट कर और पूजन अर्चन कर जो है उद्घाटन किया। ऐसे में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया है कि इससे जो है ग्रामीण अंचलों में जो है पुलिस का जो एक सुरक्षा ढांचा है वो आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा और मामलों। श्रावस्ती जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस थाना गिलोला और थाना सोंडवा क्षेत्र में हुई चोरी की 2 वारदातों का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस और चारों चोरों के बीच बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद 2 अंतर्जनपदीय शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और आरोपियों के पास से चोरी का माल, चांदी के जेवरात, नकदी और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। वे क्षेत्र में कई चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। जांच जारी है और बाकी गिरोह के सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 10/12/2025 को थाना गिलौला से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना गिलौला की पुलिस द्वारा बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई थी। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको सीएचसी गिलौला में भर्ती किया गया है इलाज के लिए। दूसरे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हो गई है। पूछताछ के दौरान जानकारी प्राप्त हुई जिस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है उसका नाम भाषण लाल है, जो कि महराइच का निवासी है। नोएडा से बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले एक इंजीनियर को साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेंडिंग में ही मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 50 लाख रुपए की चपत लगा दी है। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए निवेश किए गए थे पहले और शुरुआती दिनों में ही मुनाफा दिखाकर ही ठगों ने इंजीनियर का भरोसा जीता। केवल 20 दिनों के भीतर ही पीड़ित ने कुल 50 लाख रुपए निवेश कर दिए, लेकिन जैसे ही इंजीनियर ने पैसा निकालने की कोशिश की, साइबर ठगों ने एक झटके में संपर्क तोड़ दिया और ठगी का एहसास होने पर पीड़ित तुरंत ही साइबर क्राइम थाना पहुंचा और मुकदमा दर्ज कराया।
बरेली में करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार चल रहा शातिर ठग आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 6 साल से ही पुलिस को चकमा देने वाला आरोपी सुबह झुमका चौराहे पर ही प्रेमनगर थाना पुलिस की घेराबंदी में पकड़ा गया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का ही इनाम घोषित था और एसपी सिटी मानुष पारिक के अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2010 और 11 में ही पवन शर्मा ने प्रेस्टीज इंफ्रा डेवलपर्स और इसके साथ ही कथित प्रेस्टीजियस आवासीय समिति के नाम पर चौधरी कॉम्प्लेक्स से ही कंपनी जो है वो चलाई थी और लोगों को सस्ते प्लॉट देने का भी झांसा दिया जाता था। किस्तों के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी और भरोसा दिलाने के लिए कंपनी के स्टाफ में उसके रिश्तेदारों को ही लगाया गया था। तो ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्लॉट दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई थी। झुमका चौराहे की यह घटना सामने आई है जहां पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो नोएडा से यह बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया जहां पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले एक इंजीनियर को ही साइबर ठगों ने बताया गया कि ठगी की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 50 लाख रुपए निवेश कर दिए गए थे, लेकिन जैसे ही इंजीनियर ने पैसा निकालने की कोशिश की, साइबर ठगों ने एक झटके में ही संपर्क तोड़ दिया और ठगी का एहसास होने पर पीड़ित तुरंत ही साइबर क्राइम थाना पहुंचा और मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए